अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार लास्ट टॉपिक आई थिंक वेव नंबर की डेरिवेशन पे खत्म किया था हमने। ठीक है। वेव नंबर। अच्छा जी, वेव नंबर है तो अब आएगी हमारे पास हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा। और उसके बाद फिर हमारा ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स शुरू होंगे अभी। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक और टॉपिक था इसमें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, बट वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है, बट बड़ा अच्छा टॉपिक है। बट अब मजबूरी है, क्या करें, पढ़ नहीं सकते हैं। तो हाइड्रोजन पे स्पेक्ट्रम निकालते थे जिसमें तकरीबन कोई 5 सीरीज आती थी। और वो थी लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन। तो 5 ये लाइंस थी। तो उस पे होता था काम ना थोड़ा। मगर अब खैर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए हम उसको स्किप करते हुए जा रहे हैं। बट यहाँ से एमसीक्यूज बनते थे भाई, कि बताएं अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ होगा तो कौन सी सीरीज होगी, या इसमें कौन सी रेंज होती है। तो इस तरह की बात थी। हाँ भाई, सब बच्चे नहीं हैं, जब ही मैं रुका हुआ हूँ। आ जाएंगे तो मैं कंटिन्यू शुरू करूंगा। हुनैन नहीं है, वाइज नहीं है, बासित नहीं है, जाहिद नहीं है, लड़कियों में वरदा नहीं आई, और हम्म, अरीबा भी यानी नहीं आई अभी तक। अरीबा भी है शायद क्लास में कोई, वो भी नहीं आई। और एक आध और भी नहीं आई शायद। अच्छा जी, शुरू करते हैं चले। जाहिद भाई आ गए। अच्छा भाई, हमारे पास मैं अभी हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिसकी सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है। तो इसीलिए उसको जो है जरा हम वैल्यू नहीं देते। मैं आता हूँ अगले टॉपिक पर। अच्छा, यहाँ कुछ और टॉपिक थे जो हमें स्किप करते हुए जाने पड़ रहे हैं, हमारी मजबूरी है। वो ये है कि रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, वरना हम उसको पढ़ते हुए जाते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था एक्सरे की मदद से, और एक्सरे को रोइंटजन रेस भी कहते थे क्योंकि रोइंटजन ने उसे डिस्कवर किया था। तो वो कुछ बातें ऐसी हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जाती थी। अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, तो हम इसको अब नहीं देख सकते। हम शुरू करते हैं आज ऑर्बिट से, कि ऑर्बिट क्या होते हैं। ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और शेल्स भी कहते हैं। हमें ये नहीं कहना कि ऑर्बिट है क्या, हमें ये देखना है कि ऑर्बिट कितने हैं, कौन से ऑर्बिट को क्या कहते हैं, और कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमारा ये मकसद है। तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बात पढ़ेंगे अभी। टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी अब हमारी बात। तो ऑर्बिट पहले हम पढ़ लेते हैं ना, ऑर्बिट है क्या। तो अब आप लोग बता दें जरा, ऑर्बिट क्या है।
जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया किसने, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया, ठीक है, कि एक सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया बोहर ने। ये पूरा उसका स्टेटमेंट है, एक पूरी पोस्टुलेट है उसका, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा था उसने, क्योंकि वहां बात आई थी कि एनर्जी चेंज होनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मगर नहीं होती। तो उस बात को लेकर उसने उसको स्टेशनरी ऑर्बिट का टर्म दिया। तो अगर हम ऑर्बिट को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन, कि भाई ऑर्बिट क्या है। तो circular path at a definite distance from the nucleus on which electron revolve are called orbit। अच्छा, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो जरा इसलिए आपके पास लिखा हुआ लेट आ रहा होगा। अब ऑर्बिट कितने हैं ये पता है? 7। क्यों है भाई 7? 6 से 8। अच्छा जी, और कोई? 8, 5। भाई टोटल इस वक्त की बात करूँ ना, 8, तो हमारे पास तकरीबन 7 ऑर्बिट है, ठीक है। 7 ऑर्बिट क्यों है? क्योंकि पीरियड्स पर डिपेंड करता है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट डिपेंड ऑन पीरियड, ठीक है। ऑर्बिट डिपेंड ऑन पीरियड, पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियड किसे कहते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। ऐसे 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 वाली जो लाइंस होती है ना, ऐसे ये वाली, ये हमारी पीरियड्स कहलाती हैं। और ऐसे वाली जो लाइन होती है वो हमारी ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पीरियड्स और ग्रुप्स। तो पीरियड ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, जैसे पहला पीरियड तो पहला ऑर्बिट, दूसरा पीरियड तो दूसरा ऑर्बिट, तीसरा पीरियड तो तीसरा ऑर्बिट। और अभी तक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। तो इसीलिए टोटल कितने पीरियड हो गए भाई, यानी कितने ऑर्बिट हो गए? 7 ऑर्बिट हो गए, ठीक है। तो ऑर्बिट डिपेंड ऑन पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल वाली कहानी आती है यहाँ। अब पहले ऑर्बिट को फर्स्ट शेल कहेंगे ना, फर्स्ट ऑर्बिट। तो ऑर्बिट्स के अगर मैं नाम कहूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, टोटल 7 ऑर्बिट है। ऐसे ही है। पहले ऑर्बिट को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं, पांचवें को के एल एम एन ओ पी और क्यू, आठवां आएगा तो आर। अब किसी के जहन में यह है कि के क्यों कहा, या आगे चलूं? पहले को के ही क्यों कहा, ए क्यों नहीं कहा? है भाई किसी को तजस्सुस?
तो मुझे बता दें, क्योंकि इस तजस्सुस को दूर करने में मुझे टाइम चाहिए होगा फिर। मतलब आपको समझाऊंगा बात पूरी कि क्यों है ऐसा। हाँ भाई तनवीर। क्यों का अच्छा चले भाई सुन ले क्यों का। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स जी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स जी बार्कला। ठीक है भाई, अजीब सा नाम है थोड़ा। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट था। कौन था? स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, जो अभी हमने पढ़ी पीछे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर्स वाली बात। इसने क्या किया था, इसने ना एक्सरे पे वक्त काम किया। क्या काम किया? एक्सरे पे काम किया था इसने। इसने जो इलेक्ट्रॉन की जब एक्सरे एटम्स को चेंज करता गया और उसमें से एक्सरे इमिट होती गई, तो उसने देखा कि एक्सरे जो है ना वो अलग अलग एनर्जीज की हो रही हैं। तो इसने पहले जो है वो एक्सरे को टू टाइप्स में डिफाइन किया। इसने कहा भाई दो तरह की एक्सरे होती है, एक होती है ए और एक होती है बी। एक्सरे ए और एक्सरे बी। फिर इसने थोड़ा सा और काम किया ना, तो इसने नोट किया कि जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन से निकल रही है ना, वो ए जो है ना हाई एनर्जी वाली है, हाई, और ये लो। जो हायर एनर्जी वाली है ना, वो बिल्कुल आखिरी वाली ऑर्बिट से निकलती है। जो आखिरी वाले ऑर्बिट से निकलती है, तो इसने कहा कि यार मैं इसको ना एक काम करता हूँ, के का नाम दे देता हूँ और एल का नाम दे देता हूँ। तो इसने इन एक्सरे को नाम दिया के टाइप और एल टाइप। फिर इसने जब ये देखा कि ये जो के टाइप है ये सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन से निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ऑर्बिट्स बने हुए, जो सबसे हाईएस्ट वाली जो है ना एक्सरे, वो इस वाले ऑर्बिट से निकल रही है, सबसे आखिरी वाले से। तो इसीलिए इस ऑर्बिट को के का नाम दे दिया इसने, इस एक्सरे की टाइप की वजह से। फिर के से स्टार्ट करके इसने बोला भाई अब जितने भी ऑर्बिट्स आएंगे वो उनके नाम से आएंगे, यानी पहले को के का, तो फिर एल एम एन ओ पी क्यू, अब जो आएगा वो आर, फिर एस, फिर टी। और ये बात इसने बता दी कि के से जो एक्सरे निकली वो सबसे हाईएस्ट होगी, यानी हाई एनर्जी होगी। फिर एल से आएगी, फिर एम से आएगी, फिर एन से आएगी, फिर ओ से आएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑर्बिट्स का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो ये पूरी कहानी थी इसकी कि के क्यू का, क्योंकि एक एक्सरे का टाइप कह दी के टाइप, तो इसी वजह से उन्होंने उसको के शेल दिया, फिर एल एम एन ओ पी क्यू चलता चला गया। ठीक है जी, तो उसने एक्सरे को टाइप का नाम दिया था के, और फिर उसने उसको ऑर्बिट को ही के कह दिया। तो ये कहानी थी पूरी। इसको इस बात पे नोबेल प्राइज मिला था 1917 के अंदर, और इसका ये काम फिजिक्स के लिए बड़ा काम था, इसीलिए इसको फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज 1917 के अंदर। ठीक है भाई, तो ये पूरी कहानी है। तो लोग चाहते तो ए बी सी डी ई एफ जी भी कह सकते थे, बट ये शुरुआत के से कर दी उसने, तो इसलिए के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है जी। जब मैं इंटरमीडिएट में था, जब मुझे नहीं पता था के क्यू कहते हैं, हमारे टीचर ने बोला भाई बस के कहते हैं, कहते हैं बस कहते हैं। तो खैर फिर तजस्सुस हुआ मुझे, तो मैंने पढ़ा कि भाई के क्यों कहते हैं। तो फिर इसकी कहानी सामने आई पूरी, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को भी बता दें। तो हमारे पास के से स्टार्ट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आते हैं, ओ में कितने आते हैं, फिर पी और फिर क्यू। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अब, तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई के क्यों कहते हैं, कभी जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा भाई के क्यों कहा। बट मैंने पढ़ा था तो मैंने डिलीवर कर दिया आप लोगों को। तो अब आते हैं हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कैसे पता चलेंगे हमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, आप लोग अभी नहीं लिखिएगा, मैं आप लोगों को पूरी कहानी लिखवाऊंगा, आपको अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अभी सिर्फ समझते चले जाओ। हमारा पहला शेल क्या है, के।
फिर L M N O P और ये Q, ऐसा ही है भाई। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी आई हो तो भाई बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली टेढ़ा ही लिख रहा हूँ मैं। अब के शेल कौन सा शेल है? पहला शेल है ना, 1। एल क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसे हम क्या कहते हैं? एन। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। यानी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि पहला शेल है। अगर मैं ऐसे रेंडमली पूछ लूं, बताओ ओ के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 5। पांचवा होगा। बिल्कुल, पांचवा होगा। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू पता चल गई। और एन की वैल्यू कैसे पता चली? कि उसका नंबर कौन सा है। जो उसका नंबर है वो उसकी एन की वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर होते हैं, इसी तरह से जो हमारे पास शेल्स हैं उसकी जो लोकेशन है उसको एन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, 2n²। इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते चले जाएंगे। चलें भाई, k से शुरू करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले जो है वो आया, k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, और 1 2 जा 2। यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो कितने आ गए? 32। इसी तरह बाकी सबके भी करें, जरा मुझे बताते जाएं अगला क्या होगा। टू इंटू 25 इज इक्वल्स टू 50। 2 into 36 is equals to 72, और 2 into 49 is equals to 98। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया भाई कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ एमसीक्यूज से रिलेटेड कुछ बात, सवाल आता है एमसीक्यूज में कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हो तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आ जाता है कहाँ? एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ आ जाता है हमारे पास? एमसीक्यूज में। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज ये दे दूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन पी ऑर्बिटल। अब आपको रट्टा तो नहीं लगा हुआ? रट्टा लग भी नहीं सकता। हद रट्टा पता है कहाँ तक लग जाता है? 32। बस 2 8 18 32। इसके बाद भूल जाते हैं हम। तो अब मैंने आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, मैं लिख देता हूँ वर्डिंग।
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी शेल में? मैंने ऑप्शंस दे दिए 18, 32, 72, 98। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 72। अब आपको याद नहीं होगा, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हमारा फॉर्मूला क्या? 2n²। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना है 2n²। बस आप ये आओगे जहन में क्या लेकर आओगे आप कि भाई पी है ना, तो काउंट करोगे KLMNOP। पी ना छठा है यानी N6 रखेंगे, तो 2 6 का स्क्वायर करोगे, ठक जवाब आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद करोगे तो काम हो जाएगा। और अगर आप ये याद करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर तो गए। तो ये थे भाई ऑर्बिट्स। अच्छा, ऑर्बिट से मुताल्लिक जरा हम अब मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको। आपने ऑर्बिट की डेफिनेशन लिख ली थी, उसके बाद कुछ लिखा तो नहीं अभी तक? अगर नहीं लिखा है तो बता दें, और लिखा है तो भी बता दें। सब लिख लिया? अच्छा भाई, कुछ पॉइंट्स लिखने। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं पहले। जिन्होंने लिख लिया है वो बाद में लिखे पॉइंट्स, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो डेफिनेशन के बाद कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें। पहला पॉइंट, orbits are associated with definite energy of electron and also called as energy level और शेल। ठीक है, ये बात मैंने ऊपर ही बता दी थी आप लोगों को। दूसरा पॉइंट, ऑर्बिट आर designated by 1, 2, 3, 4 so on or K, L, M, N and so on। अच्छा, हम चार को ही डिस्कस करेंगे इस साल, के, एल, एम और एन। तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an orbit can accommodate, या डबल एम आएगा या सिंगल एम आएगा? अकोमोडेट, अकोमोडेट, डबल एम आएगा। अकोमोडेट ऊपर गलत लिख दिया मैंने, डबल एम हो जाएगा। ठीक है, अकोमोडेट is given by the formula 2n²। फिर ऊपर वाला चार्ट बना लेना। ये जब ये हो जाए, जब ये लिख लोगे तो फिर ये पूरी कहानी नीचे आ जाएगी, यानी ये पूरा चार्ट आएगा। मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये आएगा फिर। ठीक है भाई, ये आएगा और ये पॉइंट्स आएंगे।
मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि लिखने वाली चीज सिर्फ ये है, वरना लिख तो खैर आप लोगों ने माशाल्लाह सभी लिया है, बट पेपर के लिहाज से ऊपर वाली सही है ना। चलो फिर इसका मतलब एक एम आएगा। अब यार मिटा नहीं सकता मैं यहाँ पे, मिटाऊंगा तो पूरा हाइलाइटर मिट जाएगा। मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। लिख लें तो बताइएगा, फिर मैं आगे ऑर्बिटल्स पे चलूं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। भाई एक बात और सुन लें, टेस्ट की अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मुझे नहीं लगता कि कल और परसों जो है वो फिजिकल हो, ऑनलाइन ही होगी मुझे जहां तक लग रहा है। तो अगर, नहीं बेटा आज नहीं आएगी पीडीएफ, अगर कल ऑनलाइन हुई तो मैं आज भी पीडीएफ सेंड करूंगा, फिर कल भी करूंगा, तो डबल डबल हो जाएगी ना। फिर मेरे पास भी डबल हो जाएगी, तो मैं फिर मिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए आज स्क्रीनशॉट से काम चला लिएगा। अच्छा, कल ऑनलाइन, अगर कल ऑनलाइन होती है, परसों भी ऑनलाइन होती है, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट आपका अगले हफ्ते चला गया। ठीक है, अगले हफ्ते चला जाएगा। अच्छा बेटा, चाहता तो मैं भी हूँ फिजिकल क्लास हो, मैं तो आज प्रिपेयर्ड था फिजिकल के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन फिजिकल हुई। फिर आज भी उम्मीद थी फिजिकल, बट क्योंकि गुलशन में एक कोचिंग पे जो है वो छापा पड़ा, तो वो सील कर दिया है। उसी वजह से जो है वो फिजिकल क्लासेस खत्म करके ऑनलाइन पे ही है। तो बस 3 दिन की बात है, इंशाल्लाह 18 से तो वैसे ही कोचिंग खुल जाएगा। तो मैं तो चाह रहा था कि फिजिकल ही हो, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना वो है ही फिजिकल के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जो है ना वो फिजिकल के लिए ही आ जाए, ताकि वो उस बात उसी वक्त अच्छे से समझ आएगी। तो अगर कल या परसों में से कोई फिजिकल क्लास होती है तो टेस्ट होगा, ठीक है जी। और अगर नहीं होती फिजिकल क्लास, ऑनलाइन ही होती है, तो फिर टेस्ट अगले हफ्ते में किसी भी 3 दिन में से एक दिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। अच्छा जी, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं अब। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। अब कौन से ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जरा उसकी बात कर लें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल्स कहते किसे हैं। ऑर्बिटल्स को सबशेल या सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। सबशेल, सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि है क्या। 3 डायमेंशनल region around the nucleus where the
finding of electron is maximum is called as orbitals. ये 3 डायमेंशनल होंगे, यानी x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान होता है एज कंपेयर टू ऑर्बिट, ठीक है जी। तो वही हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली बात आती है। अब मैं बात रिपीट करता हूँ कि ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूँ कि ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्पेलिंग वगैरह तो आपके जहन में आ जाए कि ये है क्या। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मूवमेंट मालूम नहीं कर सकते। या तो आप उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हो या आप उसकी मूवमेंट मालूम कर सकते हो, यानी मोमेंटम। अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर है और वो मूव भी कर रहा है, तो या तो मैं उसकी मूवमेंट मालूम कर लूं या मैं उसकी मोमेंटम मालूम कर लूं। तो ये बात हेजनबर्ग ने कही थी। फिर उसके बाद ये ऑर्बिटल्स आए ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में आसानी हो गई। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना आसान है एज कंपेयर टू ऑर्बिट। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑर्बिट पर बेस कर रहा था। तो वो कह रहा था कि भाई एक वक्त में या तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर सकते हैं या हम उसकी मूवमेंट मालूम कर सकते हैं। दोनों चीजें एक वक्त में मालूम नहीं की जा सकती। तो इसकी बकायदा एक डेफिनेशन है कि मैं उसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ, लिखवाऊंगा बाद में। डेफिनेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल to determine simultaneously the position and momentum of moving electron in an atom. If one is known exactly, it would be impossible to know the other exactly. अगर एक पता कर ली तो दूसरी पता नहीं कर सकते। यानी पोजीशन पता कर ली तो मोमेंटम नहीं मालूम कर सकते, या मोमेंटम मालूम कर ली तो पोजीशन नहीं पता कर सकते। ठीक है जी। तो इस बात को ये लेकर घूम रहा था। फिर ऑर्बिटल्स वाली जब बात आई तो ये मामला थोड़ा खत्म हुआ। ये हमारा थोड़ा चैप्टर आगे जाएगा ना, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। अब वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, मैं दोनों सूरतों में आपको वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा। अगर ऑनलाइन हो फिजिकल हुई तो प्रोजेक्टर तो लगा हुआ ही है, उसी में दिखा दूंगा। तो वहां से हर चीज क्लियर हो जाएगी आपकी कि ये एक इलेक्ट्रॉन है क्या, ये एक एटम है क्या, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, फिर ऑर्बिटल्स आए तो क्या है, ऑर्बिट आए तो क्या हुआ। तो ये सारी बातें हमारी वहाँ वीडियो में अच्छे से क्लियर होंगी। या मैं एक काम ये भी करूंगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो वीडियो, ताकि आप लोग सुकून से देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ऑर्बिटल्स की बात यहाँ तक रखता हूँ मैं। इससे मुताल्लिक कुछ बातें हैं, उसके लिए पूरी क्लास चाहिए भाई, कि ऑर्बिटल कितने होते हैं, कौन से ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिटल होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। ये थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए इसी को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल इसी का कंटिन्यू करके फिर क्वांटम नंबर शुरू कर देंगे। तो क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। बट ये सब लिखवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह कल ऑनलाइन हो या फिजिकल, अल्लाह करे फिजिकल हो, फिजिकल होगी तो आसानी हो जाएगी, ऑनलाइन होगी तो आसानी पैदा करेंगे। तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 4 मिनट बाद क्लास कैंसिल हो जाएगी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो भाई ले ले, ये पहला स्क्रीनशॉट ले ले।
भाई फिजिकल हुई तो हो सकता है टेस्ट भी हो जाए, हो सकता है पढ़ा दूं, डिपेंड ऑन माय मूड। अगर मेरा मूड टेस्ट लेने वाला हुआ तो मैं टेस्ट ले लूंगा, और अगर पढ़ाने का हुआ तो पढ़ा देंगे। पर मुझे लग नहीं रही। हाँ जी। अच्छा, चार्ल्स डी बार्कले ने जो है वो तो ज्यादातर एक्सरे पे ही काम किया ना। वो एक्सरे को रोता रहा, एक्सरे की वजह से एटॉमिक नंबर वगैरह जो है वो ज्यादा चीजें डिस्कवर हुई, और एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि एक्सरे की मदद से हम बहुत से कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। ये फायदा है। तो इसीलिए एक्सरे पर इतना काम किया गया। और एक एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है। यानी हमने जो पढ़ी थी रेडिएशन पीछे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें यूवी विजिबल की बात की हमने, विजिबल रीजन की, तो वो हमारे पास एक्सरे भी आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। पहला स्क्रीनशॉट, फिर ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, दूसरा दिखाते हैं। चले भाई, ये ले दूसरा देख ले। ठीक है भाई, एंड कर दूं अब। वैसे ही एंड हो जाएगी खुद। ठीक है, चले मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।